हेलो स्टूडेंट, ये आपकी विजयनगर साम्राज्य की थर्ड वीडियो है। और इससे पहले एक क्वेश्चंस विजयनगर साम्राज्य का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विजयनगर साम्राज्य में पानी या कृषि उत्पादन के स्रोतों की पूर्ति कैसे की जाती थी या कृषि उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से थे विजयनगर साम्राज्य के। आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और स्थापत्य कला शिल्प कला के क्षेत्र में जो मैं आपका ये वाली वीडियो है सारा का, क्योंकि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। वर्तमान में हम्पी में जो खुदाइयाँ प्राप्त हुई हैं या विजयनगर साम्राज्य की सर्वेक्षण के बाद जो इतिहासकारों ने अपना वो रखा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम्पी को राष्ट्रीय संरक्षण के तो प्राप्त है ही, पर हम्पी को पिछले 2 सालों के अंदर ही हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत सूची में विश्व विरासत सूची जानते हैं आप कि विश्व के कुछ ऐसे जगह जहाँ पर संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा खुद प्रयास किया जाता है और उनको पैसा अनुदान दिया जाता है। और जब भी कभी विश्व विरासत की सूचियों में अगर आप कहीं विदेशों में घूमना चाहेंगे तो आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि इस देश की ये चीज़ें या ये हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक इमारतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप हम्पी और विजयनगर की महत्व को इस बात से ही समझ सकते हैं कि हम्पी ने सिर्फ राष्ट्रीय संरक्षण सूची में आती है, वह विश्व विरासत सूची में भी यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। आपको एक क्वेश्चंस पीछे दिया गया है केंद्रीय शहर क्वेश्चंस के 2-3 क्वेश्चंस दिए, उनका आंसर मैं इसी में बताने का प्रयास करूंगी। और सारे के सारे क्वेश्चंस विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और स्थापत्य कला से संबंधित है। जो विजयनगर साम्राज्य जो विदेशी यात्रियों द्वारा वर्णन किया गया है उसमें ये बताया गया है कि किलेबंदी 7 दीवारों से थी। इसका मतलब कि एक पूरी बाह्य दीवार होती थी और उसके बाद छोटी छोटी 7 दीवारें होती थी। एक कृषि क्षेत्र होता था, एक कोई दूसरा क्षेत्र होगा और फिर उसके बाद आता है राजकीय केंद्र जो बीच में रहता होगा उन 7 दीवारों के अंदर। जिससे 7 दीवारों का महत्व किस लिए है? जिससे कि बाहरी आक्रमणकारी या बाहरी शक्तियाँ या पड़ोसी देश से उसे संरक्षण प्राप्त हो सके। तो उनकी जो प्रशासनिक और सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। और यही कारण था कि जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ तो 4-4, 5-5 सभी 4-5 शक्तियाँ ने मिलकर तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हराया और उसकी इमारतों को खंडर के रूप में दिया। जो उनका राजकीय केंद्र है या कह लीजिए शहर का मुख्य केंद्र जहाँ पर राजा और प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें लगभग मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका थी और लगभग 60 मंदिर इस क्षेत्र में पाए गए हैं। एक जो महत्वपूर्ण आपके लिए पीछे क्वेश्चंस भी दिया गया है और वो है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा है क्या? ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी। महानवी डिब्बा एक सभा मंडप की तरह था। आप ये देख लीजिए कि एक उच्च स्थल है जो वर्तमान में आप कह लीजिए कि चौकी की तरह है और ये धार्मिक महत्व का था। यहाँ पर बहुत देवी देवताओं की पूजा होती थी और यहाँ ऐसे कह लीजिए कि जैसे अब नुमाइश में पंडाल बनाए जाते हैं दुर्गा पूजन के वक्त और उस पंडालों पे रामायण का मंचन होता है। महानवमी डिब्बा भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर पूजा स्थल के रूप में लगभग 1100 वर्ग फीट का था ये विशाल मंच और इस पर 40 फीट की ऊंचाई थी और
ये धार्मिक प्रयोग के लिए किया जाता था, जैसे कि दुर्गा पूजा बंगाल। और आप हमारे यहाँ भी देख लीजिए कि जब रामायण का टाइम आता है, नवरात्रि का टाइम आता है, तो किस तरीके से मंच का संचालन किया जाता है। ये महानवी डिब्बा धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता था। अब एक देख लीजिए कि ये मंदिर निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये मेहराब है जिसे गोलाई दी गई है, मेहराब प्रणाली कहते हैं। ये विदेशी इस्लामिक कल्चर का वो है, और ये बड़े बड़े ये द्रविड़ शैली का एक नमूना है। और आप देखेंगे कि इनकी दीवारों पर चित्र, यहाँ पर आप देखिए कि घोड़े, हाथी, तीर कमान लिए हुए व्यक्ति, ये कहीं ना कहीं आज भी हिंदू या परंपराओं में धार्मिक महत्व रखते हैं। और घोड़े और हाथी के ये चित्र इस बात का प्रमाण है कि घोड़े की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इससे पहले भी मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य ने विदेशी शक्तियों में, जिसमें अरबी थे और पुर्तगाली थे, उनके साथ व्यापारिक संबंध अच्छे बनाए। और दूसरा कि अरबी लोगों के साथ घोड़ों का आयात करने में उनकी बहुत बड़ी भारी मात्रा में पैसा विजयनगर साम्राज्य करता था। और महानवी डिब्बा से संबंधित एक ये भी है कि वो लोग मूर्ति पूजा थे, और राज्य में अश्व की पूजा की जाती थी, क्योंकि अश्व एक महत्वपूर्ण युद्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। और अश्व की ताकत से ही जो है किसी राज्य की ताकत, या अश्वारोही सेना से ही किसी राज्य की ताकत का अंदाज़ा लगाया जाता था। और इसमें इस पूजा में राजा और राजा के प्रशासनिक व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते थे, और बड़े स्तर पर इस पूजा को किया जाता था। राज के केंद्र में और भी बहुत सारे भवन हैं, जिसमें एक है कमल महल। कमल महल को ब्रिटिश मैकेंजी जिस नाम दिया गया है, कमल, लोटस महल। इसका कारण ये है कि ये कमल की तरह खिलता हुआ दिखाई देता है, और इसको ये माना जाता है कि ये वाली जो बिल्डिंग है, ये राजकीय भवनों द्वारा, ये राजा के अपने परामर्शदाता यहाँ पर बैठते होंगे। राजा अपनी मंत्रियों के साथ सलाह लेता होगा और उससे संबंधित निर्णयों को अपनी जनता पर लागू करता होगा। और एक चीज़ देखिए कि लोटस महल में कि ये सिर्फ एक तलिए नहीं है, बहुतलिए है। आपको यहाँ पर बहुत सारे झरोखे दिखाई दे रहे होंगे। एक और है, ये बाद में आप दिल्ली में कभी यहाँ अगर आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो आपको फतेहपुर सीकरी में भी इस तरीके से हाथियों के अस्तबल का एक नमूना मिलेगा आपको। और वो थोड़ा साधारण है, पर विजयनगर साम्राज्य की जिस तरीके से इसमें गुम्मद, मेहराब और मीनारों का प्रयोग करा गया है, तो अस्तबलों को भी, अस्तबल का मतलब है कि यहाँ छोटे छोटे खाने हैं, यहाँ पर घोड़ों को खड़ा किया जाता होगा। देखिए कितनी सुंदर संरचना है, जहाँ पर घोड़े निवास करते होंगे या घोड़े रहते होंगे। और आप देखिए यहाँ पर कुछ घोड़े खड़े हुए भी हैं। इसका मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य में संपन्नता और स्थापत्य कला का विकास तभी होगा जब कोई साम्राज्य आर्थिक रूप से संपन्न होगा और बाह्य रूप से सुरक्षित होगा। तो एक हम्पी को इतनी सुंदर इमारतों की वजह से ही राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किया गया, और विश्व विरासत सूची में भी सिर्फ इनकी भव्यता को और इनके कला के एक सौंदर्य की प्रचुरता और भव्यता को ही दर्शाती हैं विश्व विरासत सूची का। आप देखिए ये हज़ारा मंदिर की दीवारों पर घोड़ों और की लोगों के, मतलब सैनिकों के या फिर वहाँ के औरतों और आदमियों के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। और ये मंदिर जो है कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर मूर्ति कला के लिए का विशेष विकास हुआ। और एक ये देखिए कि सभा मंडप मदुरई का, ये तो खैर ये पुराने इसमें मदुरई जहाँ पर पांड्य और पंडों की राजधानी थी, उससे इसे दिखाया गया है। अब बात ये आती है
की राजधानी कि उनकी राजधानी में जो है विरूपाक्ष मंदिर था। विरूपाक्ष उनके देवता थे, क्योंकि मातृ देवी पंपा देवी के साथ उनका विवाह हुआ था और वो ये माने जाते थे कि वो राज्य के संरक्षक देवता थे। स्थापत्य कला का मतलब होता है जो निर्माण, महल या अस्तबल जैसे मंदिर, जो भी निर्माणकारी कार्य किया जाता है वो स्थापत्य कला के क्षेत्र में आता है। और मूर्ति कला तो आप जानती हैं, मूर्ति के निर्माण, चाहे वो दीवारों पर अंकन हो, चाहे कहीं किसी पर्टिकुलर मूर्ति का निर्माण किया गया हो। अब आप देखेंगे कि विरूपाक्ष उनके इतने महत्वपूर्ण देवता थे कि कोई राजा अगर बहुत ही प्रसिद्ध होना चाहता था या फिर वो अपने आप को बहुत, जैसे कि कृष्ण देव राय हैं या बहुत सारे ऐसे महान देवराय, प्रथम देवराय, द्वितीय, बहुत सारे महान राजा विजयनगर साम्राज्य में हुए हैं, तो उन्होंने श्री विरूपाक्ष की उपाधि धारण की। इसका मतलब ये है कि राजा में देवीय शक्तियों का गुण माना जाता था। पहले से ही आप देखेंगे कि राजा को ये माना जाता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब कि कोई राजा अगर बनता है तो वो ईश्वर का प्रतिरूप है। इसीलिए राजा सिर्फ अब देवताओं से संबंधित अब उपाधियां धारण करते थे। और विजयनगर के साम्राज्य के राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? श्री विरूपाक्ष की। एक और आपका ये दिखाई दे रहा है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान श्री विरूपाक्ष के लिए है। आप कितना बड़ा ये आंगन और परकोटा है और ये द्रविड़ शैली से बनाया हुआ है। ये जो कला है और ये जो सुंदरता है, ये सिर्फ विजयनगर साम्राज्य की कला और सुंदरता का परिणाम ही नहीं है, बल्कि आप जब पहले पांड्य, पल्लव और चोल शासकों को पढ़ेंगे तो उन्होंने इस शैली का विकास किया था, द्रविड़ शैली का, और उसका परिणाम ये विजयनगर साम्राज्य के विकास के रूप में भी दिखाई देता है। आप देखिए कि एक चीज़ और यहाँ की सबसे बड़ी फेमस है और वो 2 नंबर में आपके लिए आ सकती है, वो है गोपुरम और मंडप। मंडप तो ये आंगन वाला क्षेत्र और गोपुरम भव्य प्रवेश द्वार। आज भी अगर कोई अपना घर बनाता है तो अपना प्रवेश द्वार या कह लीजिए कि जो मुख्य द्वार है उस पर बहुत सुंदर फाटक बनाएगा या बहुत सुंदर दरवाज़ा लगाएगा। और पुराने आपने ग्रामीण या किले कभी देखे होंगे तो बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो भले ही घर में अंदर कोई बहुत बड़ी वो ना रही हो, पर बाह्य क्षेत्रों में तो बहुत बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे। तो दो नंबर में आपके लिए गोपुरम आ सकता है। गोपुरम क्या है? प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वारों पर देखिए कि ये कैसी नक्काशी करी जाती थी। प्रवेश द्वार कभी कभी मुख्य मंदिर की ऊंचाई से भी बड़े बड़े होते थे और ये शासक की ताकत और शासक की तकनीकी को, कौशल को और वहाँ की उनके विचारधारा को प्रदर्शित करते थे। जो जितना महान शासक होगा उसके द्वारा बनाई गई कलाकृति या उसके द्वारा बनाया गया मंदिर या महल उतने ही भव्य होंगे। और ये देख लीजिए, ये विट्ठल नाथ के मंदिर में आपको यहाँ पर गोल गोल पहिए जैसा दिखाई दे रहा है। ये पहियों पर बनाया गया एक सुंदर नमूना है। और ये झूलता हुआ मंडप जिंजी का, कितना सुंदर दीवार और स्तंभों का निर्माण आज भी किया जाता है। और स्तंभों के ऊपर ये जो द्रविड़ शैली का प्रयोग, ये छज्जे लटकते हुए छोटी छोटी मीनारें विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को और स्थापत्य कला और तकनीकी को प्रदर्शित करती हैं। आपके लिए बहुत ये आसान है कहना कि अरे कुछ नहीं है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, पर आपको अगर छोड़ दिया जाए कि आप एक ऐसे मंदिर का निर्माण करिए जिस जो सुंदर भी हो
सटीक भी और लंबे टाइम तक चलने वाला हो, तो आपको पता चलेगा कि उस भव्यता को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, कितने मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कौन सी पत्थर प्रयोग किया जाए, कहाँ कैसे वो किया जाए, क्योंकि ये सारे के सारे मंदिर पत्थरों द्वारा बनाए गए हैं। और पत्थरों को उस वक्त इतनी तकनीकी भी नहीं विकसित हो गई थी कि सीमेंट के साथ उसमें वो सीमेंट का प्रयोग करते थे जैसे आजकल ईंटों का। और आप देख लीजिए कि अगर आज आप कोई मकान बनाते हैं तो 20 साल बाद आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वो ढह गया हो, पर ये इतने विशाल मंदिर आज भी इतनी ही भव्यता लिए हुए हैं। और वो भारतीयों के लिए ही नहीं गर्व कम महसूस कराते, पर वैश्विक स्तर पर भी उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब एक चीज़ देखिए कि इसमें एक मैप बनाया गया है खोज के बाद, और ये कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सिर्फ वो है कि हम्पी को सर्वेक्षण द्वारा जो नाम दिए गए हैं ऐतिहासिक पुरातात्विक खोजों के लिए, वो इस मैप के द्वारा अंकित किए गए हैं। दूसरे एक बात है कि सभागार, गोपुरम, स्तंभावली, केंद्रीय देवालय क्या होता था? केंद्रीय देवालय मतलब कि जैसे ये विरूपाक्ष मंदिर है तो यहाँ पर ये आंगन होगी, और यहाँ पर एंट्री होगी वहाँ पर गोपुरम होगा। गोपुरम का मतलब कि प्रवेश द्वार। अब यहाँ पर ये मंदिर बना दिया गया और बीच में यहाँ पर पूजा स्थल का होगा। और पूजा स्थल सिर्फ सामने नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे मंदिर आज भी देखे होंगे कि भगवान विट्ठलनाथ ही हैं, तो उनका मंदिर एक तो मूर्ति आपके ऊपर होगी, पर एक गर्भगृह होगा। मतलब कि ज़मीन को खोद कर उसमें गर्भगृह बनाया जाता था और उसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, जिसमें मंदिर का प्रमुख पुजारी ही वहाँ तक पहुँच सकता था। और जो मंदिरों में सोना चांदी चढ़ाया जाता था शासकों द्वारा, व्यापारियों द्वारा या फिर उच्च वर्गों द्वारा, वो गर्भगृह में ही रखा दे जाता था। आज भी दक्षिण के ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में सोना संरक्षित रखा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये मंदिर सिर्फ इतने विशाल हैं, ये सिर्फ मंदिर पूजा का ही केंद्र नहीं है। जहाँ राजा की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं, वो शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों की बनावट और उसके साथ साथ एक चीज़ और सामने आई है कि जो राजकीय केंद्र हैं, जो विस्तृत खुदाई से प्राप्त है, क्या वही विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को प्रदर्शित करते हैं, या इसके अतिरिक्त जो वहाँ का आम आदमी था वो कैसा रहा होगा? विदेशी यात्री पेस ने, नूनीज ने और बहुत सारे बारबोसा ने ये वर्णन किया है कि ये एक भव्य राज्य है और यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। और बाज़ारों में महंगे मोती और पन्ने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाने की चीज़ें, दाल, चावल, अनाज, मांस भारी मात्रा में मिलता था और सस्ते दामों पर मिलता था। इसका मतलब कि कृषि उत्पादन इतना पूर्ण हो चुका था कृषि उत्पादन में कि वो अपने लिए अतिरिक्त उत्पादन रखते थे, जिससे कि उनकी पैसे या फिर उनके दाम कम रहे होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि एक जगह किसी विदेशी यात्री ने ये कहा है कि ये जो राजकीय केंद्र है, ये राजकीय केंद्र ही के अलावा जो बाह्य शहरी केंद्र के बाहर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आम लोग निवास करते हैं, और उन आम लोगों की जो मकान है वो इतने भव्य नहीं हैं, उन पर छप्पर पड़े हुए हैं, पर छप्पर भी मजबूत स्थिति में पड़े हुए हैं। जितना भी आपने हम्पी के क्षेत्र को देखा, ये किलेबंदी या राजकीय केंद्र है, जहाँ पर जिसे हम एक विजयनगर साम्राज्य का शहरी क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर उच्च और मध्यम वर्ग, प्रशासनिक वर्ग, राजा और रहता होगा और कुछ, क्योंकि
उस राज्य के केंद्र के अंदर ही कृषि भी की जाती थी, जिससे कि कम खाने पीने की कमी युद्ध के टाइम पर ना पड़े, इसलिए वहाँ पर कुछ ना कोई कृषक वर्ग भी रहते होंगे। इसके साथ ही ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड या फिर आप देखेंगे कि ये पीछे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि शाही केंद्र, जिसे मैं राजकीय केंद्र कह रही हूँ, वही शाही केंद्र है। जिस भाग के लिए प्रयोग किए हैं, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? क्योंकि आपने अस्तबल देखा, कमल महल देखा और उसके आसपास के क्षेत्रों को, बहुत सारे ऐसे निर्माण वहाँ पर है जहाँ पर ये माना जा सकता है कि वे राज्य के केंद्र जरूर रहे होंगे। कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है? किसी भी संपन्नता, आर्थिक रूप से संपन्न और बाह्य रूप से सुरक्षित राज्य ही और तकनीकी रूप से विकसित राज्य ही ऐसे महलों का और ऐसी स्थापत्य कला का निर्माण कर सकते हैं। ये उसकी भव्यता को प्रदर्शित करता है। आपको सबका वर्णन देके इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। स्थापत्य की कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के इस वास्तुविदों को प्रेरित किया? जैसे महानवी डिंबा है, ये वहाँ की परंपराएं हैं, छोटे छोटे उसका, और इन कई सारे धार्मिक क्षेत्र या 60 से ज़्यादा मंदिर पाए गए हैं, वो उनकी धार्मिक सोच को प्रदर्शित करता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन का क्या छवि पाते हैं? वो भी में है कि सामान्य लोग इतने विकसित नहीं हैं, उच्च वर्ग की तरह या राज्य के केंद्रों में जैसे रहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है विजयनगर की जल आवश्यकताएँ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शहर के किलेबंदी क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखने का, महानवी डिब्बा और शाही केंद्र और स्थापत्य कला का। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से महानवी डिब्बा, गोपुरम और छोटे छोटे ये जो कमल महल है, ये भी 2 मार्क्स में आपके लिए आ सकते हैं। और हम्पी को तो आपको प्रदर्शित करना ही है कि हम्पी भारत में किस जगह पर है, ये आपको अपने मैप में करना है। ये क्वेश्चंस मानचित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं।